हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे आप सभी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मानव जनन तंत्र या जन्म तंत्र के बारे में, देखे तो नॉर्मल परिचय देखा था। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें होते हैं प्राथमिक जननांग। एक तो प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग में आता है वर्षण, और वर्षण से हार्मोन स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। वर्षण को प्राथमिक जननांग। अब वर्षण की स्टोरी देख लेते हैं। इसी के साथ में देख लेते हैं द्वितीयक जननांग या सहायक सहायक जननांग। सहायक जननांग में आता है वर्षण कोश, या बोल सकते हैं अधिवर्षण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, और सीसन, ये आते हैं सहायक जननांग में। अब हमने वर्षण की स्टोरी देखी कि भाई वर्षण उदर गुहा में पाए जाते हैं, उदर गुहा में दोनों टांगों के मध्य यहाँ वर्षण पाए जाते हैं, उदर गुहा में। देखे हमने बैंगनी या गुलाबी रंग के होते हैं ये, दो तय जोड़ी में, और इनके ऊपर एक आवरण होता है। ये वर्षण, इनके ऊपर आवरण होता है, जिसे एक को तो बोलते हैं श्वेत कंचुक और एक को बोलते हैं हम यौनिक कंचुक। तो ये बाहर वाला तो यौनिक कंचुक, और श्वेत कंचुक अंदर धंसकर इसको पालियों में डिवाइड करता है, जिस पालियों को हम बोलते हैं लोब्स, लोब्यूल्स या पालियां। ये हो जाएंगी पालियां। इन पालियों में ये डिवाइड हो गया, ये अंदर तक धसी होती हैं। इनसे विभिन्न नलिकाएं निकलती हैं। ये नलिकाएं निकल रही हैं जिन्हें हम बोलते हैं शुक्रजनन नलिकाएं, जिन्हें हम बोलते हैं शुक्रजनन नलिकाएं। ये शुक्रजनन नलिकाएं आगे बनाती एपिडिडाइमिस, और ये एपिडिडाइमिस आगे खुलती है शुक्रवाहिनियों में। ये एपिडाइमिस आगे खुल जाती हैं शुक्रवाहिनियों में, और ये शुक्रवाहिनियां आगे जाके शुक्राशय में। ये शुक्रवाहिनी जा रही है, ये आगे जाती है जहाँ से ये होता है मूत्राशय, मूत्राशय के ऊपर कर जाकर और आगे खुलती है शुक्राशय में। ये मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग, ये मूत्र मार्ग। तो यहाँ ऐसे सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं वर्षण की स्टोरी में, भाई दो कंचुक, एक तो श्वेत कंचुक, एक यौनिक कंचुक। यौनिक कंचुक इसका आवरण बनाने का काम करता है, श्वेत कंचुक इसके अंदर धंसकर इसको लोब्स में डिवाइड करता है। इसमें विभिन्न नलिकाएं निकलती है, शुक्रजनन नलिकाएं, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा इसमें तंत्रिका कोशिकाएं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रक्तवाहिनियां, ये भी पाई जाती है इनके अंदर। ओके, ये मोटाई में तो होते हैं 4 सेंटीमीटर, और लंबाई में होते हैं 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबे। वर्षण की बात कर रहे हैं। ये वर्षण की स्टोरी कुछ थी। इसके बाद में इसमें आई थी शुक्रजनन नलिकाएं और आलंबन कोशिकाएं। शुक्रजनन नलिकाएं शुक्राणु का निर्माण करेंगी, शुक्राणु का परिपक्वन होगा, और आलंबन कोशिकाएं इसमें FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होगा, रिलीज होगा, जो एक निश्चित परिस्थिति में बढ़ेगा। निरोधी और मोचक, दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होंगे। निरोधी रोकने का काम करेगा शुक्राणुओं के मैचुरेशन को, और मोचक शुक्राणुओं को मैचुरेशन होने देगा। ये स्टोरी यहाँ तक क्लियर। इधर वर्षण हम पढ़ चुके हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया, कुछ यहाँ रिवाइज कर दिया। अब हम देखते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण, वर्षण के अधिवर्षण क्या होता है?
वर्षण के बाहरी आवरण जो बाहर से जुटा हुआ होता है, जैसे ये वर्षण है तो इसका ये बाहरी आवरण ये हो जाएगा अधिवर्षण। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया अधिवर्षण को। इसके ये 3 पार्ट्स हो जाएंगे, एक तो शीर्षस्थ अधिवर्षण, एक मध्य अधिवर्षण और एक पुच्छ अधिवर्षण। इसका मुख्य वर्ग यही, इसको एक तो आवरण प्रदान करता है, इसके साथ अटैच होता है, और ये सूक्ष्म सूक्ष्म नलिकाएं ये निकल कर इसके पुच्छ भाग से, यहाँ से छोटी छोटी नलिकाएं ये निकलती हैं और ये आगे एक बना देती हैं शुक्रवाहिनी। क्या बना देंगी? शुक्रवाहिनी। 2 वर्षण, 2 शुक्रवाहिनी, एक शुक्राशय दोनों साइड में लटकी हुई है, एक बोल सकते हैं एक प्रोस्टेट ग्रंथि, एक मूत्र मार्ग, एक सीसन, ये होता है वर्षण 2। अधिवर्षण भी 2, शुक्रवाहिनी 2, शुक्राशय 1, प्रोस्टेट ग्रंथि 1, काउपर ग्रंथि 1, सीसन 1। ये इनकी स्टोरी है जैसे हमने पढ़ी थी उत्सर्जन तंत्र में, जैसे मूत्राशय 1, मूत्रवाहिनी 2, मूत्र मार्ग 1 और वर्कक 2, ऐसे इनकी स्टोरी। अब ये अधिवर्षण का काम कंप्लीट। इसके बाद में आता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी होती है शुक्राणुओं को ले जाने वाली नली। ये होती है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये स्टार्ट होती है अधिवर्षण से, स्टार्ट होती है, छोटी छोटी नलिकाएं मिलकर एक बड़ी नलिका में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर भी यही स्टोरी होगी, छोटी छोटी नलिकाएं और यहाँ से निकलकर एक बड़ी नलिका में, और ये आगे वहीं से मूत्राशय के ऊपर से आती हुई और शुक्राशय में खुल जाएगी। मूत्राशय के ऊपर आके शुक्राशय में खुल जाएगी। ये अंदर से चिकनी होती है, इसमें तरंगति होती रहती है। क्या क्या? एक तो चिकनी अंदर से और एक और ये इसमें तरंगति। तरंगति, ये तरंगति हेल्पफुल है शुक्राणुओं को मूवमेंट में। अब इसके बाद में आता है शुक्राशय। शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, काउपर ग्रंथि, ये बनाती हैं एक ग्रंथियां, और वो ग्रंथियां सहायक ग्रंथियां। ये बनाती हैं सहायक ग्रंथियां। इसी के साथ में एक रह गया यहाँ पर मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, अब ये शुक्राशय में आ गया सारा सिस्टम। शुक्राशय में अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर होगा, इनको सहायक ग्रंथियों में पढ़ लेंगे। अब आप देखो मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग होता है 20 सेंटीमीटर लंबा। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर लंबा। और ये मूत्र मार्ग आगे जाकर सीसन मुंड द्वारा आगे खुलता है। ये सीसन मुंड में आगे खुल जाएगा। जो एक मूत्र मार्ग कॉमन पथ होता है, एक तो यूरिया एग्जिट करने के लिए, सुसु एग्जिट करने के लिए, और शुक्राणु जनन के समय शुक्राणुओं को माता की योनि तक पहुंचाने में। यहाँ पर ये अटैच होता है शुक्राशय से, और ये बना देता है एक स्खलन वाहिनी। क्या बन जाएगी? अधिवर्षण आगे खुल गया शुक्रवाहिनी, शुक्र वाहिनी में, और ये शुक्रवाहिनी आगे जाके खुल रही है शुक्राशय में। शुक्राशय में ये एक सहायक जनन ग्रंथि के रूप में हेल्प करता है। यह स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, और ये हो जाएगा सीसन। तो हमने फर्स्ट में स्टोरी देखी किसकी? अधिवर्षण की देख ली, वर्षण की देख ली, शुक्रवाहिनी। अधिवर्षण के 3 भाग हो गए, शीर्ष मध्य पुच्छ। शुक्रवाहिनी क्या था कि ये 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका और चिकनी, और इसमें होती तरंगति। तरंगति, ये शुक्रवाहिनी के बारे में आया था। अब आ रहा है कि भाई मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग क्या सिस्टम है? मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग होता है, ये बनाता है 20 सेंटीमीटर लंबा होता है,
ये एक इजेक्टरी पथ या उत्सर्जित पथ है जो मूत्र मार्ग बनाता है। और वीर्य स्खलित भाग भी, वीर्य स्खलित मार्ग भी बनाता है। यहाँ से स्खलित होगा शुक्राणु से, जब जनन का टाइम होगा या कोपुलेशन कर रहे हैं उस टाइम में उत्सर्जित होगा। इसके बाद में हम देखते हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियों में फर्स्ट में आ रही है शुक्राशय। शुक्राशय, शुक्राशय एक सहायक जनन ग्रंथि के रूप में हेल्प होता है और ये कुछ अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए शुक्राणु को स्टोर करेगा। यहाँ पर इस भाग में देखिए शुक्राणु, ये दोनों के दोनों शुक्र आएंगे आके शुक्राशय में खुलेंगे। ये वीर्य का 30% पार्ट बनाता है, 30% भाग बनाता है। और ये फाइब्रिनोजन और इसी के साथ में एक वर्णक होता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम। फाइब्रिनोजन और लाइसोजाइम, और कुछ तरल पदार्थ स्रावित करता है जिससे ये शुक्राणु इसके अंदर न जमे। यानी ब्लड था, ब्लड के एंटी क्लोटिंग जो ब्लड को न जमने दे, यहाँ पर एंटी क्लोटिंग जो वीर्य को न जमने दे, कुछ कारक स्रावित करेगा, ये इतना % भाग बनाएगा। इसके बाद में आती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पर पाई जाएगी स्क्लेन वाहिनी के दोनों साइड में। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि 60% भाग बनाती है वीर्य का, जिसमें से ये कुछ एटीपी के रूप में, एटीपी क्या अपनी एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी के रूप में कुछ पदार्थ स्रावित करती है जिससे शुक्राणु को पोषण मिल पाता है और वो गतिशील अवस्था में बने रहते हैं। ये शुक्राणु के पोषण के लिए कुछ मात्रा में फ्रक्टोज रिलीज करती है, फ्रक्टोज, और कुछ चिकना पदार्थ जो शुक्राणु उसके साथ मिलकर एक ज्यादा मात्रा में पार्ट बनाता है जिसे हम बोलते थे वीर्य। ये बनाता है 60% पार्ट। ये ग्रंथि एक चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है मूत्राशय के यहाँ पर नीचे, और बोल सकते हैं शुक्राणु के साथ में स्क्लेन वाहिनी अटैच है, यहाँ के दोनों साइड में पाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं तीसरी सहायक ग्रंथि कौन सी आई थी? काउपर ग्रंथि। तीसरी आ रही है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट आगे पाई जाती है। ये कुछ क्षारीय द्रव का स्राव करती है, क्षारीय द्रव। क्षारीय द्रव जनन के समय शुक्राणुओं के उत्सर्जित या स्खलित होने से पहले, क्योंकि जो अपना यूरिया है, मूत्र है, वो होता है अम्लीय माध्यम होता है। अगर यहाँ पर शुक्राणु आएंगे इसके अंदर तो वो डैमेज होंगे, नष्ट हो जाएंगे, इसलिए कुछ क्षारीय माध्यम तो इसको उदासीन कर देता है। शुक्राणु को यहाँ पर कोई बैरियर नहीं होता है। साथ में योनि में हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्रतिरक्षा में यहाँ पर कुछ अम्लीय वातावरण होता है। अम्लीय वातावरण, कुछ अम्लीय पदार्थ स्रावित होते हैं जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, एंटीजन, बैक्टीरिया उनको नहीं जाने देते। अम्लीय माध्यम होगा तो वहीं पर वो उनकी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये फर्स्ट में जब रिप्रोडक्शन के समय काउपर ग्रंथि कुछ क्षारीय द्रव स्रावित करेगी जनन के समय, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज बोले तो अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम मिलेगा तो एक सामान्य हो जाएगा, जिससे शुक्राणु नष्ट नहीं होंगे, ज्यादा मात्रा में शुक्राणु नष्ट नहीं होंगे। ये जनन के समय हेल्पफुल होती है, क्षारीय द्रव का स्राव करती है, इसे बोलते हैं हम काउपर ग्रंथि। और ये मैथुन को सुगम बनाता है, मैथुन को सुगम बनाता है। यहाँ पर पाई जाती है काउपर ग्रंथि, ये है काउपर ग्रंथि।
काउपर ग्रंथि के बाद में आता है सीसन, ये है सीसन। ऐसे हमारा सिस्टम होता है ये सीसन का। तो फर्स्ट में हमने देखा भाई वर्षण, ये था फर्स्ट में प्राथमिक जननांग में। वर्षण के बाद में आ रहा है सहायक जननांग में अधिवर्षण, अधिवर्षण आ रहा है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे आ रहा है शुक्रवाहिनी, नंबर 4 पे आ रहा है मूत्रमार्ग। फिर आ रही है सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियों में आ रही है शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। अब लास्ट में हमारा बचता है सीसन। लास्ट में देखते हैं स्टोरी सीसन की, यहीं पे बता देता हूँ सीसन। ये एक मांसपेशियों का बना हुआ बेलनाकार अंग होता है। ये बेलनाकार, इसमें क्या सिस्टम होता है कि इसमें पाई जाती हैं 3 रक्त वाहिनियां, ऐसे 3 रक्त वाहिनियां, एक ये, एक इसके जस्ट ऊपर मान लीजिए, और ये ऐसे रिंग टाइप रक्त वाहिनियां और बनाती हैं। जब मैथुन का समय होता है, मैथुन के समय ये तनकर खड़ा हो जाता है, तनकर खड़ा होना बोल सकते हैं, या मैथुन के समय सक्रिय हो जाता है। वैसे तो नॉर्मल होता है, ये मांसपेशियों को बना लचीला होता है। जब मैथुन का समय होता है तो एकदम कड़क हो जाता है, ताकि ये मादा की ये योनि मार्ग है, मादा की योनि मार्ग में अंदर तक जाकर शुक्राणु स्खलित करे और वो आसानी से निषेचन के लिए आगे जा सके। ये इसका वर्क होता है मैथुन, इसका सीसन का मेन वर्क। ये वैसे तो लटका रहता है उदर गुहा में, पर जैसे जैसे मैथुन का समय होता है ये कड़क हो जाता है एकदम, क्योंकि इसमें ब्लड आ जाता है, ब्लड इसको एकदम टाइट कर देता है। जो मैथुन के समय तन कर खड़ा होना या इसका सक्रिय होना। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें 3 स्पंजी डोरियां होती हैं ये रक्त की, और ये साइड में और खुली हुई होती हैं स्पंजी डोरियां। ये स्पंजी डोरियां इनको कहते हैं एक आगे जाकर एक छोटा मुंड टाइप बनाती हैं, जिसे बोलते हैं सीसन मुंड या कार्पोरा क्वारनोसा, कार्पोरा क्वारनोसा। ये मैथुन के समय हेल्पफुल होता है। यहाँ पर एक शुक्राणुओं के लिए मूत्रमार्ग की सहायता से आते हैं, मूत्रमार्ग की सहायता से शुक्राणु आते हैं, या हम बोल सकते हैं भाई मूत्रमार्ग के लिए और शुक्राणु के लिए कॉमन पथ होता है। ये उत्तेजनशील अंग होता है। मैथुन के समय योनि में गहराई तक जाकर आसानी से शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक इतनी बात क्लियर हुई। आप बुक की हेल्प से भी कुछ देख सकते हैं, मैं बुक में ही देख के पढ़ाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। आप पढ़ते रहिए, आपकी स्टडी जारी रखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। इसके बाद में हम मादा जनन तंत्र का टॉपिक डालेंगे, पर इससे पहले आप इनमें कुछ नॉर्मल सा डिफरेंस देख लीजिए जो आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ा एक साइड में तो नर जनन तंत्र, एक साइड में मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा था कि भाई प्राथमिक जनन अंग आए थे। पहले तो प्राथमिक जनन अंग में आया था वर्षण, और वर्षण से हार्मोन स्रावित हो रहा था टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर प्राथमिक जनन अंग में आ जाएगा अंडाशय। क्या आ जाएगा? अंडाशय। ये प्राथमिक जनन अंग होता है, इससे स्रावित हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? इसके बाद में आता है सहायक जननांग। सहायक जननांग में आया था वर्षण कोश, वर्षण कोश के बाद में शुक्रवाहिनी, फिर आ रहा था शुक्राशय, शुक्राशय के बाद में आ रहा था ग्रंथि आ रही थी काउपर ग्रंथि, सहायक ग्रंथि काउपर ग्रंथि आ रही थी, और एक ग्रंथि कौन सी आ रही थी? प्रोस्टेट ग्रंथि।
प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद में आ रहा था भाई एक सीसन, और सीसन एक आ रहा था मूत्र मार्ग। इसी के सिमिलर ऑर्गन इसके अंदर होंगे। यहाँ पर वृषण में हार्मोन स्रावित हो रहा था टेस्टोस्टेरोन, ओके। यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन स्रावित होंगे। ये इसके सिमिलर अंग हो गया। वर्षण कोष पाया जा रहा है, इसी के सिमिलर अंग हो गए। अंडाशय के चारों ओर फिब्री पाई जाती है। फिब्री जब ओवम रिलीज होता है तो उसको कैच कर लेती है। ये वसन कोष उसके चारों ओर आवरण बना रहा है और छोटी छोटी नलिकाएं जो शुक्राणु में कन्वर्ट हो रही थी। शुक्रवाहिनी यहाँ पर हो जाएगी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी अंडाणुओं को ले जाने वाली नली, शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को ले जाने वाली नली। यहाँ शुक्राशय था, यहाँ पर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय पर अंडाशय तो यहाँ पर पहले भी आ चुका है, तो ये कोई सिमिलर ऑर्गन नहीं बता सकते हम, ठीक है। यहाँ पर ओम शुक्राशय में क्या होता है कि शुक्राणु अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए स्टोर हो रहे थे, पर यहाँ पर स्टोर नहीं होंगे। ये तो ओम एक रिलीज होगा, डायरेक्ट योनि सेचन के लिए आ जाएगा। का ऊपर ग्रंथि, ये कुछ ग्रंथि आ रही थी। शुक्राशय भी ग्रंथि के रूप में हेल्प कर रहा था, ये थी ग्रंथि। यहाँ पर ग्रंथि जब ओम बढ़ता है उसी टाइम ग्रंथियों का भी काम हो जाता है। और कुछ ग्रंथियां जो पीयूष ग्रंथि है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो यहाँ पर हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि आ जाएगी पीयूष। पीयूष से हार्मोन स्रावित होंगे FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा आ जाएगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बात क्लियर। यहाँ पे आ रहा था सीसन, यहाँ पर आ जाएगा योनि। क्या आ जाएगा? योनि। मूत्र मार्ग आ रहा था, यहाँ पर मूत्र मार्ग और शुक्राणु के लिए कॉमन पथ होता है, यहाँ पर अलग अलग होगा। जनन के लिए सिस्टम तो वही रहेगा, पर एक अलग नलिका खुलती है मूत्र मार्ग के लिए। ये स्टोरी है सिमिलर ऑर्गन। अंडाशय हो गया एक तो माता का, प्राथमिक जनन, अंडवाहिनी, योनि, और यहाँ पर आ जाएगा एक गर्भाशय। शुक्राशय था तो इसका सिमिलर हो जाएगा गर्भाशय। ये अंडाणुओं को तो स्टोर नहीं करेगा, पर बच्चे को वातावरण, बच्चे को पोषण बोल सकते हैं, बच्चे को अनुकूलित वातावरण प्रोवाइड करेगा। तो इसके माता के प्राथमिक जननांग में तो अंडाशय हो जाएगा, सहायक जननांग में हो जाएगा एक तो अंडवाहिनी, दूसरा गर्भाशय, और तीसरा हो जाएगा योनि। अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, और कुछ सहायक जनन ग्रंथि है जैसे पीयूष ग्रंथि, FSH, LH, और दो ग्रंथि और बनेंगी, उनकी स्टोरी आपको वहीं पर बता देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।